बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम जो है ना अपना सेक्शन 65E जो है ना टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि पार्ट एन जो है ना ये 61 to 65 सेक्शन जो है ये सारे टैक्स क्रेडिट के बारे में डील करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये सेक्शन 65E जो है ना ये अकॉर्डिंग है किसके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश बिफोर 1 जुलाई 2011। इसके आगे अंदर इस सेक्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ना अगर कोई इंडस्ट्री अगर वो एक साथ 2011 से पहले के इस्टेब्लिश है तो किस तरह से टैक्स क्रेडिट ले सकती है, या फिर अगर वो एक साथ 2011 के बाद इस्टेब्लिश होती है या फिर कोई एक्सपेंशन करती है, कोई एक्सटेंशन लेती है, तो उस सूरत में जो है ना किस तरह से वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। वैसे तो हम इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ जो सेक्शन 65B है और 65E के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, सेक्शन 65E जो है ना बेसिकली ये डील करता है कि अगर कोई पर्सन या अगर कोई कंपनी शेयर के ज़रिए अपनी इक्विटी को या ना रेज़ करके कोई अपने प्लांट को एक्सपेंड करे या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लगाए तो उसके लिए टैक्स क्रेडिट के बारे में जो है ना डील किया जाता है 65E में। जबकि 65B जो है वो बेसिकली वैसे जो कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कोई वैसे कोई इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि कोई कंपनी अपनी कह लें कि अपनी इन्वेस्टमेंट पे या अपने सोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके लिए टैक्स क्रेडिट को जो है ना वो हमने जाके उसको जो है ना पढ़ा था। तो चले जो है ना सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि इफ़ अ कंपनी रेज्ड न्यू इक्विटी थ्रू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स एंड इन्वेस्टेड 70% शैल बी अलाउड टैक्स क्रेडिट। सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई अगर कंपनी है और वो अपनी इक्विटी को कोई नई इक्विटी जो है ना वो रेज़ करती है, किस तरह से, शेयर्स के ज़रिए से, यानी कि पब्लिक में अपने शेयर्स दे देती है और उससे अपनी कोई इक्विटी से मुराद कैपिटल है, ठीक है ना, अपना कैपिटल कोई रेज़ करती है और उस रेज्ड कैपिटल का जितना उसको जो है ना इकट्ठा हो उसका 70% अगर वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए यूज़ करती है तो वो जो है ना आपके पास है वो कंपनी जो है ना अलावा टैक्स क्रेडिट की। आगे हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट की लिमिटेशंस क्या हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं और फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के तहत हम जो है ना टैक्स क्रेडिट को जो है ना हम कोई भी बंदा जो है ना वो उसको क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, यहाँ पे एक दो बातें बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये जो इक्विटी जो है ना उसने जो रेज़ की है ये दो चीज़ों के लिए, दो मकासद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। पहली क्या है भी, ये तो इस इक्विटी को आप एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई भी कंपनी इस इक्विटी जो रेज़ की है उसने, या अगर उसने कोई लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है या कोई भी ऐसा सच है, तो उसको जो है ना अपने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करें, या फिर जो है ना उसको कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट लगाए, ठीक है ना, इस रेज्ड इक्विटी से, तो जो है ना उस सूरत में वो जो है ना एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट के लिए। तो ये तो इसके लिए शराइत थी कि ये जो है ना ये इक्विटी रेज की, उसने जो कैपिटल रेज किया है उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पे करे। आगे हम बात करेंगे कि जो है ना आपके पास टैक्स क्रेडिट है वो उसने क्लेम किस तरह से करना है। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ प्लांट और न्यू प्रोजेक्ट टैक्स क्रेडिट अलाउड एज पर सब सेक्शन 3A। कहता है कि उसको जो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा वो सब सेक्शन 3A के तहत जो फार्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है ना, चाहे वो कोई एक्सपेंशन हो या फिर आगे कोई उसमें कोई नया प्रोजेक्ट हो, तो उस फार्मूले के तहत जो उसको जो है ना एक्यूमुलेट होगा वो टैक्स वो उसको अलाउ है। फिर आगे हम सब सेक्शन 3 की बात करेंगे तो जो है ना सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग टैक्स क्रेडिट अलाउड एज प्रोपोर्शन टू न्यू इक्विटी एंड टोटल इक्विटी। वो कहता है कि जो टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ है उसके लिए जो ना आप अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगा लिया है या कोई भी आपने कह लें कि कोई एक्सपेंशन कर दी है, तो वो कहता है कि जो टैक्स क्रेडिट है ये प्रोपोर्शन के हिसाब से न्यू इक्विटी एंड टोटल इक्विटी कि इनका जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा कि आपके पास टोटल इक्विटी कितनी। फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 है
तो जो है ना टोटल इक्विटी जो है ना 100 है उसके पास, यानी कि टोटल कैपिटल उसके पास 100 रुपये है, और वो जो जनरेट करता है, जो नई इक्विटी रेज करता है, वो 70 रुपीज़ की करता है। अब इसके टोटल एसेट जो बन गए हैं, टोटल एसेट्स इसके, ये टोटल इक्विटी बन गई है 170 की बन गई है। अब वो कहते हैं कि 170 और जो इक्विटी रेज की गई है, जो ये टोटल इक्विटी इनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि 70 का जो डिफरेंस है, इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा, ना कि होल इक्विटी के ऊपर होगा। यहाँ पे ये बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। फिर इसके बाद जो है ना आगे हम बात करेंगे सब सेक्शन 3A की। सब सेक्शन 3A फार्मूला दिया गया है कि आपने टैक्स क्रेडिट किस तरह से आपने क्लेम करना है, आपने टैक्स क्रेडिट कंप्यूट किस तरह से करना है। तो फार्मूला हमेशा की तरह है A/B मल्टीप्लाई बाय C। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C। कंपोनेंट A क्या भी अमाउंट ऑफ टैक्स, ये हमेशा की तरह आपको पता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स है जो किसी भी टैक्स पेयर ने या किसी भी कंपनी ने प्रीवियस ईयर टैक्स पे किया होता है, तो A कंपोनेंट हम वो रखेंगे। फिर इसके बाद बात हम करेंगे कंपोनेंट B की। तो कंपोनेंट B जो है आपके पास ये इक्विटी रेज है, कि जितनी इसने इक्विटी जो है ना वो रेज की है, जितने इसने शेयर मार्केट में दी है, वो जितना भी कैपिटल इसने इकट्ठा किया है वो है। और कंपोनेंट C वो जो है टोटल अमाउंट इन्वेस्ट, कि इस टैक्स पेयर ने जो है ना कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है इस प्लांट को एक्सपेंड करने के लिए या फिर नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो इस फार्मूले से हम टैक्स क्रेडिट को निकाल सकते हैं कि कितना टैक्स क्रेडिट होगा। यहाँ पे एक और बात जो है बताता चलूँ मैं, टैक्स क्रेडिट जो है ना 5 साल तक जो है ना 5 साल तक आप जो है ना आपको अलाउ है कि आप 5 साल तक उसको जो है ना टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन। जिस डेट से आपने अपनी वो स्टार्ट किया है, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है, अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जब से उसने प्रोडक्शन देना शुरू किया है, तो उससे लेकर 5 साल तक के लिए आपको लॉ इजाज़त देता है कि आप 5 साल के अंदर अंदर इसको क्लेम कर सकते हैं। फिर सब सेक्शन 4 जो है ना उसके अकॉर्डिंग कहता है कि ये जो मशीनरी ने मस्ट इंस्टॉल्ड बिटवीन 1 जुलाई 2011 टू 30 जून 2021। कहता है कि ये जो एक्सपेंशन दी गई है ना, ये एक्सपेंशन ये भी इंस्टॉल हो जाए, यानी कि अगर उसने यानी कि कोई पहले से कोई कारोबार चल रहा है, पहले से कोई ऑलरेडी कोई कंपनी काम कर रही है और उसने जो है ना अपना कोई बिज़नेस जो है ना उसने आगे एक्सपेंड करना है या प्रोजेक्ट करना है, तो वो कहता है कि इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो है ना ये कंपनी जो है ना वो उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर या न्यू प्रोजेक्ट लगाए। तो उसका ड्यूरेशन क्या है, 1 जुलाई 2011 टू 30 जून 2021। इसके अंदर अंदर जो अगर वो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करे या न्यू प्रोजेक्ट लगाए तो उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। ये सब सेक्शन जो है ना 4 कहता है। फिर आगे हम सब सेक्शन 5 की बात करेंगे। सब सेक्शन 5 जनरल प्रोविजन, वो कहता है कि टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ होगा जब आप कमेंसमेंट कर देंगे प्रोडक्शन की, यानी कि आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट लगाया या एक्सपेंड किया है, जब वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा उससे बाद जो है ना आपको अलाउ है कि आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। सब सेक्शन 6 भी जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन जो है यानी कि ये कमिश्नर के पास जो है ना ये पावर्स है। सब सेक्शन 6 कहता है कि वो पावर्स है कि अगर उसको किसी भी जो है ना वक्त विद इन 5 ईयर्स अगर उसको पता चल जाता है कि इस जो है ना टैक्स पेयर ने, इस कंपनी ने रॉन्ग टैक्स क्रेडिट जो है ना वो क्लेम किया है, तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो इस सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो है ना उसको रिकम्प्यूट कर सकता है। जो उसने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया वो दोबारा जो है ना चार्जेबल होगा। फिर आगे सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग उसमें सब न्यू इक्विटी की जो है ना वो डेफिनेशन दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 7 न्यू इक्विटी से क्या मुराद है, न्यू इक्विटी या न्यू कैपिटल से मुराद ये है कि जो आपने रेज किया होता है अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करके। तो ये तो था आपके पास सेक्शन 65E, ये बिजनेस जो है ना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए के बारे में टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 65F है, और सेक्शन 65F जो है वो बेसिकली टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन या सर्टन बिजनेसेस है। तो बात कर रहे थे हम सेक्शन 65F की। सेक्शन 65F जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन।
सर्टेन पर्सन से मुराद यहाँ पे दो तीन कैटेगरीज दी गई हैं। इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करने वाले जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 वो कहते हैं कि फॉलोइंग पर्सनस आर एलिजिबल फॉर 100% टैक्स क्रेडिट्स। ये जो नीचे पर्सन दिए गए हैं वो कहता है कि ये एलिजिबल है, ये इनको अलाउ है 100% टैक्स क्रेडिट। कौन कौन से पर्सन है? सबसे पहली बात, पहली जो है ना पहली क्लास में आते हैं वो पर्सनस एंगेज इन कोल माइनिंग इन सिंध एंड सप्लाई टू पावर जनरेशन। कि वो कहता है कि अगर सिंध के अंदर जो है ना कोई प्रोजेक्ट लगाया किसी पर्सन ने कोल माइनिंग के लिए या कोई उस तरह का कोई उसने ऐसा कोई एक्टिविटी है और वो जो कोल है वो आगे जो है ना पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है ना वो सप्लाई कर रहा है, तो वो कहता है कि उनके लिए जो है ना ये 100% टैक्स क्रेडिट, यानी कि जितना वो अपना टैक्स उसके ऊपर पे होगा एज़ पर लॉ उसको जो है ना रिटर्नेबल है। रिटर्नेबल सुना जाए कि वो उसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं 100%। फिर इसके बाद जो है ना आगे बात करेंगे हम जो नेक्स्ट हमारे पास है अगली कैटेगरी आ स्टार्टअप डिफाइंड इन सब सेक्शन 62A ऑफ सेक्शन 2। इसके लिए कहता है कि भाई आपके पास ये जो आपके पास ये स्टार्टअप जो है ना स्टार्टअप के अंदर आने वाली इसकी एक वास्ट डेफिनेशन दी गई है सब सेक्शन 62A में। स्टार्टअप से क्या मुराद है? स्टार्टअप से मुराद है कि एनी कंपनी और अ पर्सन और एन AOP जो आगे किसी भी जो है ना कह लें कि किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर को टेक्नोलॉजी से चलने वाली जितनी भी आपके पास कह लें कि प्रोडक्ट्स हैं या कोई सर्विसेज हैं, तो अगर वो मुहैया कर रहा हो या कोई प्रोडक्ट्स दे रहा हो जो टेक्नोलॉजी से चलाई जाती हो या फिर कोई सर्विसेज दे रहा हो, तो वो पर्सन भी एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट के लिए। स्टार्टअप के मैं आपको आसान सी मिसाल दे देता हूँ कि जैसा कि एयरलिफ्ट ने काम किया है। अब एयरलिफ्ट एक सर्विस है और इसको जो टेक्नोलॉजी जरिए इस सर्विस को चलाया जाता है, यानी कि कह लें कि आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी है ना कोई भी एयरलिफ्ट के लिए एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उस एप्लीकेशन का यूज़ करके या फिर जैसा कि आप एग्जांपल दे दें ये आपके पास rozi.p सर्विसेज दी जाती है के ज़रिए सर्विसेज दी जाती है जॉब्स के लिए, या फिर आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जैसा कि आपके पास ये कोई भी ये जीमेल है, ठीक है ना, आपके पास ये भी एक सर्विस है। या इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट जो है ना कोई पर्सन प्रोडक्ट देता है टेक्नोलॉजी से चलने वाली प्रोडक्ट आगे किसी भी जगह पे प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लोकल लेवल पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गए और इन प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलाया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही चलाया जाता है। तो ये सारे हैं स्टार्टअप। इन स्टार्टअप के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने जो है ना वो इनको भी फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने इनको 100% टैक्स क्रेडिट अलाउ किया है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी और वो शर्त ये है कि इनका जो है ना सर्टिफाई होना चाहिए विद PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ जो है ना इनका एफिलिएशन ज़रूरी है इन स्टार्टअप्स की। तो इन पर्सन के लिए भी 100% टैक्स क्रेडिट अलाउ है। फिर इसके बाद जो है ना तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो अगर कोई इनकम जो है ना उनके पास इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर IT एंड IT अनएबल्ड सर्विसेज, ये IT एंड IT अनएबल्ड सर्विसेज को 30AD सब सेक्शन 30AD और सब सेक्शन 30AE में डिफ़ाइन किया गया है। तो ये जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन पर्सन के लिए भी जो है ना वो कहते हैं कि वो भी एलिजिबल हैं 100% टैक्स क्रेडिट के लिए। और ये इनको फैसिलिटी जो है ना वो इनको 30 जून 2025 तक है। एक तो इनके लिए कंडीशन ये है। फिर इसके बाद जो है ना उनके लिए कंडीशन ये मैंडेटरी है इनके लिए कि इनका 80% जो है ना इनकी 80% इनकम है वो पाकिस्तान आनी चाहिए थ्रू बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए। तो इनके लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है इनके लिए जो एक्सपोर्टर्स है सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है ना आगे ये जनरल जो है ना आपके पास जनरल कंडीशंस दी गई हैं, ये सब के लिए मैंडेटरी हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो इनको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना एज़ पर लॉ जो है ना वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हों, यानी कि सेक्शन 114 के तहत। फिर इसके बाद इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी फाइल करते हों। ये उनके लिए ज़रूरी है जो विद होल्डिंग एजेंट होते हैं। विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना वो है कि अगर किसी पर्सन की जो है ना
एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से अबव हो तो वो विद होल्डिंग एजेंट होगा। तो जो है ना एक तो ये है कि इनके लिए ये अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है ना वो फाइल करते हो, यानी विद होल्डिंग स्टेटमेंट से मुराद यहाँ पे ये है, मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूँ कि इन कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है कि ये अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ये उनका टैक्स जो है ना एट सोर्स काटें और वो जो है ना गवर्नमेंट टैक्स चेकर में उनको जो जमा कराएं और उसके साथ रिकॉर्ड या उसके साथ रिटर्न भी फाइल करें उनकी। फिर इसके बाद इनके लिए ज़रूरी है कि इनकी सेल टैक्स रिटर्न्स भी जो है ना वो भी फाइल हों। सेल टैक्स रिटर्न फाइल हों, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ यानी कि पीआरए के साथ जो वो एफिलिएट हो या फिर एफबीआर के साथ एफिलिएट हो। तो इनके लिए ये जो यानी कि ये तीनों कैटेगरीज जो हैं, इन कैटेगरीज के लिए ये 4 शराइत पूरी करना ज़रूरी हैं। अगर ये 4 शराइत पूरी करते हैं तो उन जो है ना वो 100% टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। अब हमारा लास्ट सेक्शन जो रह गया है, लास्ट सेक्शन है 65E। तो आइए डिस्कस करते हैं 65E को। तो चलिए जी बात कर रहे थे हम सेक्शन 65G की। सेक्शन 65G जो है आपको जो है ना पहले भी बता चुका हूँ कि ये रिगार्डिंग है फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। स्पेसिफिक अंडरटेकिंग से मुराद ये है कि ये एक स्पेसिफाइड बिज़नेस के लिए जो है ना लॉज बनाए गए हैं और उनके लिए टैक्स क्रेडिट की भी एक स्पेसिफिक जो है ना कह लें कि परसेंटेज रखी गई है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब सेक्शन 1 कहता है कि अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 इन्वेस्टमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 के अंदर लगाएगी इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल टैक्स पेयर, एलिजिबल टैक्स पेयर जो है ना उसको डिस्कस किया गया सब सेक्शन 3 के अंदर। कहता है कि शैल बी अलाउड, ये 2 बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले तो बात करेंगे, वो कहता है कि शैल बी अलाउड 25% टैक्स क्रेडिट। इनको 25% जो है ना वो टैक्स क्रेडिट अलाउ है और वो कहता है कि ऐड कैरी फॉरवर्ड फॉर 2 ईयर्स। और अगर उनका टैक्स जो है ना वो कहते हैं कि एडजस्ट नहीं होता उनका टैक्स क्रेडिट, तो कहता है ला उनको अलाउ करता है कि आप इसको जो है ना 2 साल तक के लिए जो है ना अपना लेके जा सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलें जो है ना हम सब सेक्शन 2 की बात करेंगे। सब सेक्शन 2 में उसने मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर जो है ना आप जो चीज़ें जो है ना लेंगे, इस जो चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट खर्च करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात, क्या आप कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं, आप उसको जो है ना या फिर कोई आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो आगे हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, या फिर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है ना वो आप परचेज करते हैं, तो उसके लिए जो है ना आप जो भी इन्वेस्टमेंट बनाएंगे वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होगी। और यहाँ पे एक बात याद रख लें कि सेल्फ मेड जो है ना सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो है ना वो नहीं आते। आपको अगर आप परचेज करते हो तब आप एलिजिबल हैं। ये तो होगी आपके पास एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर लगाएगी इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे एलिजिबल पर्सन से क्या मुराद है। तो एलिजिबल पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है सब सेक्शन 3 के अंदर दी गई है। कहता है कि एलिजिबल पर्सन मीन्स आ ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन। अब ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग से क्या मुराद है, ये टर्म एक है और ये डेफिनेशन भी दी। ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग से मुराद ये है कि ये एक ऐसी कह लें कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो, जिसको कभी पहले कमेंस ना किया गया। बिल्कुल कह लें कि किसी लैंड भी ऐसी लैंड जिसके ऊपर पहले कोई ऑलरेडी कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्रियल कोई ऐसा कोई यूनिट काम ना कर रहा हो, नए सिरे से नई कह लें कि सारा कुछ नया आप परचेज़ करें और नए सिरे से इसको जो है ना वो आप स्टार्ट करें। तो उसके लिए एलिजिबल पर्सन से मुराद ये है कि ज़ीरो से एक बंदा ये बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो वो जो है ना वो टैक्स क्रेडिट के लिए जो है ना एलिजिबल है। अब वो कहते हैं कि वो अंगेज इन वो किस चीज़ में अंगेज हो। सबसे पहले वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में हो, कि वो बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता हो किसी भी चीज़ के। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन को आपको पता है कि चाहे को आप एक असेंबलिंग करते हैं, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप कह लें कि 2 चीज़ों को ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है और उनकी दोबारा रीअसेसिंग से उनके आप कोई नई चीज़ बना लेते हैं, नए सिरे से कोई चीज़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आती है। एक तो वो मैन्युफैक्चरर हो। दूसरा क्या कहता है कि वो शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग से मुराद ये है कि आपके पास जो है ना चीज़ें जो है ना स्पेसिफाई की गई हैं एज़ पर लॉ जो है ना
कह लें कि आप जो है ना कोई पर्सन जो है ना ला कहता है कि कोई पर्सन जो है ना 2019 टू 2024 इन सालों के अंदर अगर कोई पर्सन जो है ना वो कह ले कि ऑलरेडी किसी चलते हुए इसी किस्म के बिज़नेस को जो है ना वो उसके अंदर कोई उसको स्प्लिट कर देता है, अगर नया बिज़नेस उससे अलग निकाल देता है तो वो भी एलिजिबल है आपके पास। तो आगे हम बात करेंगे इसकी। हाँ, दूसरा एलिजिबल पर्सन कौन सा है? दूसरा एलिजिबल पर्सन वो है कि ऐसे पर्सन जो ऐसे कह लें कि कंपनीज जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हो, इसमें किस में इन्वेस्टमेंट कर रही हो? इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। कहता है कि वो ऐसे यूनिट्स जो अपनी जो है ना कह लेंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू जो है ना अपनी वो कह लें कि पावर जनरेट कर रहे हो। रीन्यूएबल एनर्जी से मेरा जैसे कि सोलर, आपके पास सोलर एनर्जी है, जैसा कि विंड एनर्जी है, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर कोई प्रोजेक्ट टैक्स लगाता है तो वो भी एलिजिबल है किस चीज़ के लिए? 25% टैक्स क्रेडिट के लिए। तो आज हमारा जो है ना टैक्स क्रेडिट का जो है ना सेक्शन जो है ना ये पार्ट जो है 10 हमारा ख़त्म हो गया है। हमारा जो है ना चैप्टर 3 ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल से हम जो है ना रिकवरीज के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आगे शेयर करें ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाह।